नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। तो चलो आज हम पढ़ाते हैं आपको कक्षा 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो बच्चों, इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं उनको आप यदि पढ़ना चाहते हो तो उससे हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसके अंदर ये पहले से चैप्टर पढ़े हुए हैं, आप वहाँ पर जाके इनको देख सकते हो बच्चों। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, नहीं चैप्टर नंबर 5 है 8th क्लास का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन, एसएमएस या संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास के इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम कहते हैं। देखो बच्चों, जो हमारी दुनिया है पूरी अजीबोगरीब है, यानी कि इन चित्रों जो पत्र होते हैं, पत्रों या चिट्ठियां कहते हैं उनको हम लोग, पत्रों की दुनिया है वो एक अजीबोगरीब है। इसके अंदर हम लोग आज के आधुनिक समय में हम लोग जो कार्य फ़ोन और एसएमएस से जो करते हैं उसकी अपेक्षा यदि हम उस सिलसिले से को पत्र से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा लगता था पहले उस समय पे, और आज भी अच्छा लगता है। राजनीतिक, साहित्यिक, कला के जितने भी वो हैं वो सब उसी के ऊपर, पत्रों के ऊपर ही टिके हुए हैं। पत्रों को संस्कृत में, यानी कि इसका नाम भी अलग अलग हो सकते हैं कई जगह पे। उर्दू में इसको खत कहते हैं, है ना। संस्कृत में इसको पत्र कहते हैं। कन्नड़ भाषा है इसको कागज कहते हैं, और तेलुगु में उसे उत्तरम कहते हैं, और क्या कहते हैं, जाबू कहते हैं, और लेख तथा तमिल में काडेद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी बच्चों, और जो पत्र होते हैं वो सहेज कर रखते हैं, जो अपनी चीज़ें होती हैं उनको, यादों को क्या रखते हैं, एकत्रित करके रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्र का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम हैं, यानी कि लाखों करोड़ों लोग रोजाना डेली लेटर भेजने का भी काम करते हैं। जो डाकिया होते हैं उनका काम होता है उन लेटरों को इधर उधर करने का काम होता है, उनको सप्लाई करने का काम होता है, उनको देने का काम होता है, ठिकानों तक पहुंचाते हैं। भारत में भी रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी कि 4.5 करोड़ रोजाना इन भारत देश के अंदर पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे यानी रन्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी कि बहुत हजारों साल पहले की हम लोग संचार का माध्यम होता था, उस टाइम पे हम लोग घोड़ों के माध्यम से संदेशों को भेजने का काम करते थे। उससे भी पहले कबूतरों के माध्यम से संदेशों को एक दूसरे से जब पहुँचाने का काम करते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी इस तरीक़े से इनकी जो पत्र को जो व्यवहार है, पत्र भेजने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। पहले कबूतरों से भेजे जाते थे, फिर घोड़ों से भेजने जाने लगे, फिर जब पहिए आ गए तो पहिए के अपेक्षा फिर गाड़ियों से भेजे जाने लगे, तो गाड़ियों से कम समय लगता था। उसके बाद तार आ गया, तार में तो बहुत फास्ट चला जाता था। उसके बाद अपना वायरलेस तार आ गया, जैसे टेलीफोन आ गया, अब तो मोबाइल आ गया है, व्हाट्सअप का ज़माना है। इस तरीके की चीज़ों में बच्चों बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने बदलाव देखा है, इनकी दुनिया बदल दी है। पत्रों की जो दुनिया है उसको बदल दिया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पात्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है।
यानी कि पत्रों के प्रति लोगों का रुझान बना रहे, इसके लिए क्या किया जा रहा है, संस्कृत में विकसित किया जाता है। स्कूली पाठ्यक्रम में भी जो पत्र लेखन की कला है उसको शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर पत्र लेखन की सलाह को आपको भी दिखाया जाता है बच्चों। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया था। इसी तरीक़ा से बच्चों जैसे भारत देश के अंदर जो पत्र लेखन की कला को लुप्त ना हो जाए, इसलिए भारत जो डाक संघ है वो क्या करता रहता है, 16 साल से कम बच्चों के लिए और इस निबंध प्रतियोगिता या पत्र लेखन प्रतियोगिता का क्या करवाते हैं, वो आयोजन करवाते हैं। ये 1972 से शुरू किया गया था, 1972 से ये काम चल रहा है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल में चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तरीक़ा से बच्चों इन चीज़ों के आ जाने से, मोबाइल फैक्स है, ईमेल है, इनकी टेलीफोन आ जाने से इन चिट्ठियों की जो दुनिया है वो थोड़ी सी कम तो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ही लगातार संख्या में वृद्धि होती जा रही है। जहाँ तक पात्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएँ तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास से दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी का ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। और जो हम लोगों को पत्रों का हम लोगों ने देखता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने कभी ना कभी हमारे पत्रों के लिए इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे भारत सैनिकों को देखो तो ये तो बहुत सारा इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास तो पत्रों का ही एक माध्यम हुआ करता था पहले। लेकिन आज जो परिवर्तन का समय चल रहा है और इस परिवर्तन के दौर में ये सारी चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान एवं उनके पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। और पात्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत के इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें तक बन गए। इन पत्रों में ने साबित किया कि संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि बच्चों इस समय में जैसे कि उस समय पे जब यदि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू में वो लेटर यदि अपनी बेटी को पत्र लिखना होता तो वो फ़ोन भी कर सकते थे, पत्र नहीं लिखते। तो पत्र लिखने की वजह से ही आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और सभी लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में है। और इस पत्र लेखन की कला में सबसे जो पहला नाम आता है वो निकल के आता है हमारे महात्मा गांधी जी का आता है। इन्होंने तमाम संग्रहालयों में, जितने भी संग्रहालय हैं वहाँ पर बहुत सारे अंगूठे इनके पत्र मिल जाएंगे। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने की असली पैमाना है। यानी कि समाज को देखने और समझने के लिए उनके पास में लेटरों का, पत्रों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और भारत में आज़ादी से पहले संग्राम के दिनों में जो अंग्रेज ऑफिसर थे वो अपने घरों में परिजनों के लिए जो लेटर भेजते थे वो आज किताबों का रूप ले लिया उन्होंने। उन पत्रों से ये साबित हुआ कि किस तरीक़ा से जो इसमें भारत देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे उनकी हकीकत क्या थी, उस तरीके की भी चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं बच्चों। महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के
पास देश दुनिया के बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र के से कम नहीं मानते हैं। यानी कि बच्चों उस समय पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, पत्र वगैरह आते रहते थे। तो विदेश से भी जब पत्र आते थे तो वहाँ पर बस एक ही काम लिखा होता था, महात्मा गांधी इंडिया। तो उस तरीके से वो पत्र इंडिया में महात्मा गांधी जी के पास पहुँच जाता था। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, उनके भी पत्र आते थे, उनके लिए भी पहुँच जाता था। लेकिन जवाब देने में महात्मा गांधी जी का बहुत सबसे ऊपर नाम आता है। जितने भी पत्र आते थे उनके संगति साथ में उनके जवाब लिखे दिए जाते थे। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पे पत्र भेजे और आज उनके पास में वो पत्र हैं, तो उनको बड़ी प्रशस्ति पत्र के रूप में उनको संभाल के रखा हुआ है। ऐसी चीज़ें बहुत कम चीज़ों में मिले। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह तो पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी इन पत्रों के माध्यम से पता नहीं कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बचपन के नाम निराला के पत्र हमको लिखे हैं। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकों आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इस तरीके से बच्चों उस समय पर जो पत्रों का जो लेखन आदान प्रदान किया जाता था तो वो वास्तव में बहुत ज़्यादा था। उस समय पे पत्र निराला जी के पत्रों के द्वारा दयानंद सरस्वती के कई पुस्तकें भी मिली हैं। प्रेमचंद खासतौर पर नए जो प्रेरक थे, यानी नए जो कवि बन रहे थे या राइटर बन रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा जवाब देते थे। इसी तरीके से महात्मा गांधी और नेहरू जी भी थे। और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का जो पत्र व्यवस्था थी, महात्मा गांधी और नेहरू के बीच में जो महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से लेकर 1941 के बीच जो पत्रों का व्यवहार आदान प्रदान हुआ, उसके ऊपर एक लेख भी छपा था जो मनोदशा को लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्रों का लेन देन होता था भारत में बहुत पुराने से रहता समय से आ रहा है। इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। यानी कि पत्र लेखन की व्यवस्था में सबसे ज़्यादा अच्छी गुडविल है, यानी कि अच्छी छवि है, वो किसकी है? डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह है, यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोंपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गाँव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की झाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँव हो या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी कि इस सब में जो भारतीय डाक विभाग है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि उन्हीं की तमाम कोशिशों के बाद ही हम लोग आज पत्र लेखन का व्यवहार कर पाते थे। उस समय पे करते थे, चाहे वो हमारा पहाड़ी इलाका हो, चाहे रेगिस्तान इलाका हो, चाहे समुद्र तट के ऊपर रहने वाले हों, चाहे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले हों, जहाँ पर भी जो लोग रहते थे, चाहे जंगल में रह रहे हों, चाहे झोंपड़ियों में रह रहे हों, चाहे बड़े बड़े मकान हों, उन सब में पत्र लेखन का जो व्यवहार करता था वो इसी तरीके से चलता था। और देहाती इलाकों में जो मनी चूल्हे चलने का भी मनी ऑर्डर आता था, वहाँ से दूर लोग दूसरी जगह पर काम करते थे, वहाँ से वो मनी ऑर्डर भेजते थे, तो मनी ऑर्डर से ही उनके डाकिया पहुँचाने का काम करता था। इसलिए डाकिये को देवदूत के रूप में जाना जाता है बच्चों। इसके अलावा जब मनी ऑर्डर पहुँचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में जाना जाता है।
बच्चों। और ये जिसके जो इस चैप्टर था चींटियों की अनूठी दुनिया, इसके जो राइटर हैं वो अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इन्होंने बहुत बड़े आसानी से भारतीय डाक व्यवस्था की जो व्यवस्था थी उनको वो बारे में बताया गया है। और फिर पत्र व्यवहार का जो पत्र क्रम होते हैं, पत्रों के बारे में हम लोगों को अवेयर कराया है, क्योंकि आज के समय में हम पत्र क्या होते हैं, ये बहुत सारी नई पीढ़ियाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो हम लोग चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, इसलिए पत्रों के बारे में बहुत अच्छे तरीक़े से इन्होंने बताया बच्चों। ये जो चैप्टर है वो हमारी 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पुराने पत्रों के बारे में भी बताया गया है और ये हमारा 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है बच्चों। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और इसके आगे वीडियो देखने के लिए, इससे अगले वीडियो को, आने वाले वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में इसके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिससे बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो बच्चों। और इसी के साथ में मैं आज आपको विदा लेता हूँ बच्चों। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना काल में अपनी सेहत का बहुत विशेष करके ध्यान रखें बच्चों।